नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दिवाली के बाद ठंड दस्तक दे रही है, लेकिन गुजरात में चुनावी माहौल ने गर्मी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी रफ्तार से गुजरात का दौरा कर रहे हैं। मोदी फिर गुजरात में हैं। 5-6 हफ्ते में वो 5वीं बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि गुजरात में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मोदी बार बार गुजरात जा रहे हैं और जमकर चुनावी तोहफे बांट रहे हैं। आरोप ये भी है कि चुनाव आयोग ने अब तक गुजरात के चुनावों की घोषणा इसलिए नहीं की है क्योंकि वो मोदी की मदद करना चाहता है। तो क्या बीजेपी को गुजरात में अपनी लोकल लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, जो मोदी के चेहरे को आगे कर चुनावी अखाड़े में उतार रही है? अगले आधे घंटे में मैं आपको बताऊंगी कि गुजरात की महाभारत में किस उलटफेर से बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है। क्या पाटीदार, ओबीसी और दलित वोटरों का बीजेपी को साथ मिलेगा? हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी जैसे नेताओं का रुख चुनाव में किसी सियासी पार्टी के पलड़े को कितना भारी और हल्का कर सकते हैं? जीएसटी से बीजेपी को गुजरात में फायदा होगा या नुकसान? और राहुल गांधी 22 साल से गुजरात की सत्ता में बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कौन से दांवपेच आजमा रहे हैं? पिछले 22 साल से गुजरात में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इन 22 साल में मोदी का उदय हुआ और वो गुजरात से निकलकर पूरे देश में छा गए। उधर कांग्रेस पूरे देश में सिमटती गई। गुजरात की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होती रही है, लेकिन इस बार लड़ाई में पाटीदार और दलितों के प्रेशर ग्रुप भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि दोनों तबके कांग्रेस के साथ तालमेल में हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि पटेल और दलितों के सपोर्ट से वो गुजरात में सत्ता तक पहुंच सकती है। इसी सपोर्ट को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी गुजरात के दौरे कर रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, व्यापारियों के कष्ट कम करने का वायदे कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या मोदी के करिश्मे के सामने गुजरात में कांग्रेस ये दांव चल पाएगी? गुजरात में कांग्रेस के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं है जिसके नाम पर राज्य के तमाम वोटरों का झुकाव कांग्रेस की ओर हो सके। बीजेपी के पक्ष में हवा बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार गुजरात के लोगों के बीच जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 38 दिन में 5वां और साल का 9वां है। प्रधानमंत्री ने हर उस परियोजना का तूफानी रफ्तार से उद्घाटन किया जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। उसके बाद शुरू हुआ वडोदरा की सड़कों पर नरेंद्र मोदी का रोड शो। सरकार अब से लेकर के 2035 को ध्यान में रखते हुए 400 से ज्यादा परियोजनाओं पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन अलग अलग परियोजनाओं पर 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की तैयारी है। वडोदरा की सड़कों पर राहुल गांधी पहले ही रोड शो कर चुके हैं। कांग्रेस ने गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है। गुजरात के बीजेपी से नाराज लोगों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात के अंदर युवा बेरोजगार है, गुजरात के अंदर किसानों पे कर्जा है, गुजरात के एजुकेशन सिस्टम पूरी ध्वस्त है, शराब पाबंदी है, फिर भी बेरोक-टोक शराब भी की जा रही है और गुजरात का गरीब और गरीब है, पिछड़ा है। उस हक और अधिकार की बात करने राहुल गांधी जी से आए थे। 23 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं हमारी रैली के अंदर और 23 तारीख को हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर गुजरात के अंदर गरीबों, पिछड़ों और बेरोजगारों की सरकार बनाने जा रहे हैं। गुजरात के बड़े और युवा ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस के जहाज पर सवार होने का फैसला किया है।
सोमवार को अहमदाबाद में राहुल गांधी की जनादेश रैली में औपचारिक रूप से अल्पेश कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दरअसल बीजेपी गुजरात के 3 लड़कों से परेशान है। पहले नंबर पर अल्पेश ठाकुर हैं, जो कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हैं, जो पिछले 2 साल से पटेल आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ हैं और हार्दिक पटेल ने भी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है। तीसरे नंबर पर दलित नेता जिग्नेश मेवाणी हैं। जिग्नेश ने भी बीजेपी को हराने की कसम खाई है। अब की बार गुजरात के अंदर 3 युवा जो जुड़े हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग, उसके अंदर गुजरात की गरीबों पिछड़ों और हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर, हम गरीब और पिछड़ों की आवाज है, अन्याय अत्याचार की आवाज है और उसको कांग्रेस पार्टी ने सुना है। जब सोमवार को अहमदाबाद में राहुल गांधी की जनादेश रैली के मंच पर अल्पेश ठाकुर और उनके दोस्त एक साथ खड़े होंगे, तो सूबे में कांग्रेस की ताकत अचानक बढ़ जाएगी। इस रैली में कांग्रेस ने करीब 5 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी की है। अब यह समझना भी जरूरी है कि गुजरात के तीनों लड़कों की ताकत कितनी है। गुजरात में पाटीदार 16%, ओबीसी करीब 40% और दलित 7% हैं। तीनों समुदाय के वोट जोड़ दिए जाएं तो इनकी हिस्सेदारी होती है करीब 63%। पिछला चुनावी ट्रेंड बताता है कि गुजरात के 7% दलितों ने जिस ओर वोट दिया, उसी तरह सूबे के 8% मुस्लिमों का भी वोट गया। इसलिए 22 साल बाद पहली बार सूबे में सभी गुणागणित कांग्रेस को अपनी ओर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए गुजरात कांग्रेस ने हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी को भी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, उन्होंने जो भी मांगे रखी है, उस मांगों पर कांग्रेस ने विचार किया है और हम समर्थन करने जा रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी भी एक दलित लीडर है, युवा नेता है, उसको भी साथ में जोड़ने का हमारा प्रयास है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस ने अगर रेवड़ी बांटना शुरू किया है तो भाजपा को भी करना चाहिए। अगर भाजपा ने नहीं किया तो कांग्रेस करेगी, वो अलग चीज है। भाजपा कांग्रेस जो भी चुनाव के टाइम पर अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए ये सब करती है। मामला सिर्फ यही है कि उन्होंने युवा नेताओं को आमंत्रित किया है। उससे बड़ी बात यह है कि उन लोगों की जो मांग है, उस मांग पर कांग्रेस क्या कर सकती है। आंदोलन चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, आंदोलन अधिकारों के लिए होता है। उस अधिकारों में सत्ता हो या विपक्ष, वो हमारे लिए क्या कर सकते, समुदाय के लिए क्या कर सकते, वो बड़ी बात है। उद्योगपति रोजगार नहीं दिला सकते देश में। अब गुजरात में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस रणनीतिकारों का हिसाब है कि 2012 में कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ 9% कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी का बड़ा पाटीदार वोट बैंक बुरी तरह बिका हुआ है। ओबीसी और दलित भी बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि इस बार उसे एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा मिलेगा। राहुल गांधी भी गुजरात के जमीन से बीजेपी सरकार पर लगातार करारे वार कर रहे हैं। राहुल गांधी सूबे में एक एक वोट को जोड़ने के लिए गुजरात का तूफानी दौरा कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा पाठ से लेकर बैलगाड़ी से रोड शो तक निकाल रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी जीत के एक के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे आगे कर दिया है। नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली पहुंचने के बाद पार्टी में उनके कद का कोई दूसरा नेता दूर दूर तक नहीं है। आनंदीबेन पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया, लेकिन सूबे में बीजेपी की चुनौतियां कम नहीं हुई। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पिछले 2 साल से बीजेपी सरकार के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सूबे में पाटीदार वोटरों की तादाद करीब 16% है। गुजरात में बीजेपी के 120 विधायकों में से 40 पाटीदार समुदाय से आते हैं। विजय रूपाणी सरकार में 7 मंत्री पाटीदार समुदाय के हैं।
पाटीदार भी दो हिस्से में बटे हुए हैं, लेउआ और कड़वा। हार्दिक कड़वा पटेल हैं तो केशु भाई पटेल लेउआ समुदाय से आते हैं। 90 के दशक से ही 2/3 से ज्यादा पटेल वोट बीजेपी को मिलते रहे हैं। इसमें लेउआ की तादाद करीब 60% है तो कड़वा की 40%। अब ये बड़ा वोट बैंक सूबे की बीजेपी सरकार से बहुत नाराज है। अब तक जिन्होंने ठेकेदारी में लूटा था वो मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? उनको मोदी पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन देश के नागरिक को भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश के नागरिकों को लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी गुजरात के लोगों को बार बार याद दिला रहे हैं कि उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए है। इसीलिए उन्होंने घोघा और दाहेज के बीच रो फेरी सेवा शुरू की, जिससे 8 घंटे की दूरी घंटे भर से भी कम में पूरी होगी। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात में भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इसीलिए मोदी हर वो ताम आजमा रहे हैं जिससे पटेल वोट बीजेपी के चुंबक से चिपका रहे। जब जब गुजरात का चुनाव आता है उनको बुखार जरा ज्यादा आता है, उनको जरा तकलीफ ज्यादा होती है। भाइयों बहनों, इस परिवार और इस पार्टी के लिए गुजरात आंख में हमेशा चुभता रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस पार्टी ने, इस परिवार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया वो इतिहास गवाह है। दोस्तों, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अरे मणिबेन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी, उसके साथ क्या व्यवहार किया इतिहास गवाह है। पीएम बार बार पटेलों की बात कर रहे हैं। पाटीदार पारंपरिक तौर से बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदारों के लिए आरक्षण की प्रचंड मांग 2015 में उठी। लाखों की तादाद में पाटीदार समाज आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद की सड़कों पर उतरा। पाटीदारों के इस आंदोलन से गुजरात में विपक्षी दलों को नई उम्मीद दिखने लगी। बाद में हार्दिक पटेल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ संकल्प यात्रा भी निकाली। पिछले 2 साल में कई बार पाटीदार समाज सूबे की बीजेपी सरकार से अपनी नाराजगी का इजहार कर चुका है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि सूबे के 16% पाटीदार किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 70 सीटों पर पाटीदार समाज निर्णायक भूमिका में है। पाटीदारों की नाराजगी का असर 2015 में सौराष्ट्र में हुए जिला पंचायत चुनावों में भी देखने को मिला, जब बीजेपी क्षेत्र की 11 में से 8 सीटों पर हार गई थी। पाटीदार आंदोलन से बीजेपी की पटेलों पर पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन एक सच ये भी है कि पाटीदारों के बड़े नेता केशु भाई पटेल बीजेपी के साथ हैं। आनंदीबेन पटेल और नितिन पटेल जैसे बड़े नेता भी गुजरात बीजेपी के पास हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पटेल वोटों का पटना तय है, लेकिन पूरा पटेल वोट कांग्रेस या बीजेपी के खाते में एक तरफा जाने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार इस कमी की भरपाई के लिए दूसरे जातीय समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। गुजरात में करीब 60% दलित वोटर हैं। मतलब सूबे की 6 करोड़ आबादी में से लगभग 36 लाख दलित हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से दलित उत्पीड़न की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन पिछले साल गुजरात के ऊना में दलितों की बेरहमी से पिटाई के बाद आजादी कूच आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई 35 साल के जिग्नेश मेवाणी कर रहे थे। मेवाणी के आंदोलन से सूबे के दलित एक छतरी के नीचे आ गए। बीजेपी सरकार से दलितों की नाराजगी के साथ साथ दलित उत्पीड़न के मामले सुर्खियों में छाते जा रहे हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि चुनाव में एक एक वोट अहम होता है। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि सिर्फ
नरेंद्र मोदी ही सूबे के दलितों की नाराजगी दूर कर सकते हैं। पिछले साल जुलाई में गुजरात के ऊना में दलितों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। तब गुजरात के दलितों ने 35 साल के जिग्नेश मेवाणी पर भरोसा किया। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ जिग्नेश की अगुवाई में अस्मिता मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों दलितों ने हिस्सा लिया। जिग्नेश ने गुजरात के दलितों को एक साथ ला दिया। सूबे के दलितों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जिग्नेश का आरोप है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने दलितों पर हमले रोकने और उनकी हालत में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। दलितों में इतने गुट हैं कि एक मंच पर वो नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी जिग्नेश मेवाणी के नेतृत्व में काफी कुछ उसको मूवमेंट को एक गति मिली है। गुजरात के दलित वोटर्स पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन पिछले साल हुए दलित आंदोलन में मुस्लिम भी साथ आ गए। ऐसे में सूबे के दलित और मुस्लिम दोनों मिलकर 15% से ज्यादा हैं। फिलहाल जिस तरह की हवा चल रही है, उसमें दलित मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में दलित वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करेगी, जिसमें वो लोगों को भरोसा देने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों के सपनों के लिए काम करती है, जात पात देखकर नहीं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से छोटे कारोबारियों का धंधा पहले ही मंदा हो चुका है। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। गुजरात का मिजाज कारोबारी है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा कारोबार से जुड़ा है। गुजरात में 5,30,000 से ज्यादा छोटे उद्योग हैं जिन पर जीएसटी का असर पड़ा। सूरत के 70,000 से ज्यादा थोक कपड़ा कारोबारी खुलकर जीएसटी के विरोध में अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। देश में सिंथेटिक कपड़े का उत्पादन का 60% काम सूरत में ही होता है। छोटे बड़े कारोबारियों की नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार ने दिवाली से ठीक पहले जीएसटी की दरों में कमी का फैसला लिया। मोदी को उम्मीद है कि गुजरात के व्यापारियों को वो मना लेंगे, लेकिन पिछले 1 साल के कारोबार का नुकसान व्यापारी कैसे भूलेंगे। अंडर करंट तो गुजरात में है। किसान नाराज हैं, उनको लगता है कि उनको सही दाम नहीं मिलता है। मूंगफली की आज काफी चर्चा हुई, कपास की काफी चर्चा हुई। युवाओं को लगता है कि जो वायदे किए थे रोजगार के वो पूरे नहीं हुए, और वो तो सच्चाई है। आज जीएसटी બધાને ખબર છે આ દેશની બધી જ પોલિટિકલ પાર્ટીઓ કોંગ્રેસ સમેત આ દેશની બધી જ રાજ્ય સરકારો અને બધી જ પાર્ટીની સરકારો છે। આ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર એ ભેગા મળીને જીએસટી નો નિર્ણય કરે છે। जीएसटी नो निर्णय पार्लामेंट नहीं करती। जीएसटी नो निर्णय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं करता। जीएसटी ना बधा ज निर्णयों आ बधी ज पॉलिटिकल पार्टी नी सरकारों भेगी मळीने करे छे। एमां पंजाबनी कांग्रेस सरकार पण होय छे, कर्नाटकनी कांग्रेस सरकार पण होय छे, मेघालयनी कांग्रेस सरकार पण होय छे। एमां तो भारत सरकार आखा ये मीटिंग ना रूम में 30मो भाग वही है। 30मो भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी पर लगातार सफाई देनी पड़ रही है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जीएसटी से देश के कारोबारी कितना नाराज हैं, उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। जैसे हीरो का व्यापार है
तो एक हीरा 7 से 8 हाथ में फिर के जा रहा था। अब 7 हाथों को अगर जीएसटी इनपुट आएगा तो दिक्कत तो होगी ही, और इतने लोग बेकार होंगे। 7-8 से सीधा 1-2 इनपुट आ जाएंगे और इतने ही हिसाब रखेंगे। सेम वाज द केस ऑफ ग्रे क्लॉथ। ग्रे क्लॉथ 5-6 हाथों में फिरता था, दलालों के हाथों में, और बाद में वो रिटेल स्टोर के पास या डिटेल स्टोर के पास जाता था। वो अब कम हाथों में जाएगा तो इतने लोग भी बेकार होंगे। टैक्स देना पड़ेगा तो इतनी उनकी आमदनी घटेगी। गांव में कहते हैं कि हमारी आमदनी 40% घट गई है, ऐसा लोग कहते हैं, तो इसका असर तो बहुत पड़ता है। गुजरात में 5,30,000 से ज्यादा छोटे कारोबार हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जीएसटी से छोटे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और शटर गिरने का सिलसिला तेज होने लगा है। सूरत के कपड़ा कारोबारी हों या फिर हीरा तलाशने में लगे कारीगर, सब पर जीएसटी के मार पड़ी है। जीएसटी की वजह से वो भी कह रहे हैं कि उनका कारोबार जो है वो करीब करीब ठप हो गया है। टेक्सटाइल व्यापारी या आप कहें जो नगद सोना वगैरह बेचते हैं, खासकर ये साउथ गुजरात इलाके में, सूरत में। और अगर आप 2012 की चुनाव की बात करें तो बीजेपी के सबसे मैक्सिमम सीट्स दक्षिण गुजरात से बीजेपी ने प्राप्त किया। गुजरात में चुनाव और छोटे कारोबारियों की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार जीएसटी के दरों में कमी करने का फैसला किया। सरकार ने जिन 27 कैटेगरीज में जीएसटी के दरों में बदलाव किया, उसमें से 8 कैटेगरी ऐसी हैं जिसका बड़ा खिलाड़ी गुजरात है। यानी गुजराती कारोबारियों को जीएसटी नियमों में ढील और दर कम करने का सबसे ज्यादा फायदा मिले और उनकी नाराजगी कम हो। गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के हाईवे पर उतर चुकी है, तो बीजेपी ने अपनी जीत के इक्के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया है। गुजरात में बीजेपी एक साथ 2 रणनीति पर आगे बढ़ रही है। लोगों का दिल जीतने और नाराजगी दूर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो दूसरी ओर रणनीतिकार जातीय गणित के हिसाब से गोटियां चलेंगे, जिससे प्रचंड बहुमत से कमल खिलने के लिए माहौल तैयार हो जाए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।